हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज वीडियो लेक्चर। एंड आज आपको इस लेक्चर में आपको जितना भी अमेंडमेंट लेक्चर्स कराया गया है इनकम टैक्स का अमेंडमेंट लेक्चर्स का हम लोग प्रैक्टिकल सम्स आज सॉल्व करने वाले हैं। और आज सबसे पहले इस वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी वेरी गुड टॉपिक दैट इज सेक्शन 115 बीएसी, जो आपके एग्जामिनेशन में फॉर द टर्म मई जून 21 टर्म एप्लीकेबल हो गया। दैट इज न्यू रेट ऑफ टैक्स। भाई साहब, स्टूडेंट्स लोग को तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन है उस सेक्शन में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि सर हमें इस न्यू रेट ऑफ टैक्स के ऊपर हमें कोई सम्स प्रैक्टिस कराओ। चलो आज इस रिक्वेस्ट का भी मैं आपको प्रोसेस कर दूंगा और आपको ये भी हम आपको सम्स करवा देंगे। न्यू रेट ऑफ टैक्स जो सेक्शन 115 बीएसी है उसके ऊपर क्या एग्जैक्ट सम बन सकता है। तो चलो, इंस्टीट्यूट का मैट रिसेंटली सीए इंस्टीट्यूट कल ही सीए इंस्टीट्यूट आईसीआई ने मई 21 टर्म का आरटीपी रिलीज कर दिया है। आईसीआई ने मई 21 टर्म का कल ही रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज कर दिया है। उसी के ऊपर मैंने पूरा डिकोड भी कर लिया और जो भी नया तरह का सम्स है, जो भी नया अमेंडमेंट्स है उसके ऊपर आईसीआई ने एक्सक्लूसिवली सम्स डाला है रिवीजन टेस्ट पेपर में। और आज मैं इस वीडियो में वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वीडियो है आज, तो फर्स्ट वीडियो में मैं खाली आपके साथ न्यू रेट ऑफ टैक्स जो है सेक्शन 115 बीएसी के ऊपर जो एक बहुत अच्छा सम बन सकता है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस में एक सम रेसिडेंशियल स्टेटस का है, टीडीएस टीसीएस का है, चैप्टर 6 से डिडक्शंस का है, बहुत सारा अच्छा सम्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके पहले यू हैव टू subscribe to my channel Nikunj Goenka Tax Mentor so that you can definitely get all the updates on a real time basis। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सर आरटीपी मई 21 आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में मिल जाएगा, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। मैं खाली जो रेलिवेंट सब मेरे को आपको करवाना है, आपको दिखाना है, आपका इंस्टीट्यूट का आरटीपी भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगा। इनफैक्ट अमेंडमेंट का भी प्रैक्टिस जो आप लोग मेरे को पूछ रहे थे इतना दिन से कि सर न्यू रेट ऑफ टैक्स का कोई सम कराइए, तो चलो आज उसका रिक्वेस्ट का भी आपका एक्सेप्टेंस हो गया है। तो पहला सवाल ही न्यू रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स केस सिनेरियो। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर अपने आगे डिस्कशन करेंगे उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने पूछा है अपने आरटीपी में 21 टर्म में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सार्थक एजेड 38 ईयर्स इज वर्किंग इन नोबिता प्राइवेट लिमिटेड एज सीनियर मैनेजर फाइनेंस, यानी वो एक काम कर रहा है सीनियर मैनेजर के पोस्ट में। हिज ईयरली पे स्लिप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज एज फॉलोज। आपको इसका साल भर का जो इसका सैलरी का पे स्लिप है, बेसिकली जो इसको सैलरी मिलता है उसका डिटेल्स आपको दे दिया जा रहा है। बेसिक पे मिलता है 6,34,68, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पर्सनल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, मेडिकल अलाउंस 15,000, बोनस 20,000, ये इसका टोटल अर्निंग्स है। इसमें से एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कट गया है, मतलब देखो पीएफ जो एम्प्लॉय ने अपना पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है वो उसके सैलरी में से कट गया है, यानी एम्प्लॉयर ने उतना पेमेंट उसको नहीं किया है। ये डिडक्शन है, क्या बोला है देखो, डिडक्शन, और ये क्या है, अर्निंग्स। तो अर्निंग्स में ये सारे अर्निंग्स और डिडक्शन में क्या क्या काटा है देखो। पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का शेयर है वो डेफिनेटली उसी के इनकम में से काट के पीएफ में जमा कर दिया गया। प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है और नेट पे ये क्या है, टीडीएस काटा गया होगा पक्का। ये क्या है, सेक्शन 192 पे जो सैलरी पेमेंट करते समय टीडीएस कटता है, सेक्शन 192 के ऊपर टीडीएस कट। सेक्शन 192 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एम्प्लॉयर पेज एनी सैलरी इनकम टू द एम्प्लॉय, तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो देखो टीडीएस काटा होगा 2,32,830, नेट पे इसको इतना मिला है। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें दे दिया। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है देखो, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, यानी एम्प्लॉयर भी पीएफ में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। डियरनेस अलाउंस बोल दिया कि वो फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब डीए फॉर्मिंग पार्ट है। ही हैज इंटीमेटेड टू हिज कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, he has intimated to his company that he would opt for 115 BAC for the assessment year 21-22. Consequently, he has not submitted any investment proof to the company. Very very important सर, यानी उसने कंपनी को इंटीमेट किया है, क्योंकि याद है गाइज अपने जब न्यू रेट पढ़े थे, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक फिर से समझाता हूँ। सेक्शन 115 BAC में जब न्यू रेट ऑफ टैक्स आया तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि जो एम्प्लॉई न्यू रेट ऑफ टैक्स में ऑप्ट करेंगे, अगर एम्प्लॉयर उनका टीडीएस ओल्ड रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से काटेगा तो बहुत बड़ा मिसमैच आ जाएगा।
राइट तो एम्प्लॉयज को बोला गया कि अगर आप न्यू रेट ऑफ टैक्स करंट ईयर में ऑप्ट करने वाले हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दो, एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो, फर्निश कर दो, इंफॉर्मेशन उसको दे दो कि तुम 115 BSE आप 115 BSE ऑप्ट करोगे एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर द न्यू रेट ऑफ टैक्स. In fact, employee should also give all the investment details to the company so that when his taxes calculated उसका TDS कम कटेगा. अगर उसने डिडक्शन क्लेम किया है या डिडक्शन के लिए एलिजिबल है तो सारा डिडक्शन का इन्फॉर्मेशन अगर एम्प्लॉयर को नहीं देगा तो फिर आपका TDS ज़्यादा अमाउंट पे कट जाएगा जो आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे. तो यहाँ पे बोल दिया कि इसने कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ यानी कोई डिडक्शन के लिए बात कंपनी से नहीं किया है तो मतलब सैलरी पे पूरा TDS निकलने वाला है, कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है. He has paid 55,212 towards मेडिक्लेम प्रीमियम. अपने पेरेंट्स के लिए इसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 का पेमेंट किया जो पेरेंट्स 65 ईयर्स के एज के अबव है बाय अकाउंट पे चेक. तो इसमें तो अपने को पता है इसमें 80D मिल जाएगा. बट वेरी सॉरी, जब एम्प्लॉयर TDS कैलकुलेट करेगा ना एम्प्लॉय का तो इसमें ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेगा क्योंकि आप बोल दिया है कि कॉन्सिक्वेंटली इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ कंपनी को दिया नहीं है. क्यों? क्योंकि ये न्यू रेट ऑप्ट कर रहा है. सर अगर न्यू रेट ऑप्ट कर रहा है तो सर कोई भी तरह का चैप्टर 6A का डिडक्शन तो उसको मिलने का नहीं है. तो दैट इज वाई वो फर्निश नहीं किया होगा. ठीक है, फिर देखिए और भी आपको इंफॉर्मेशन दिया है. ही हैज परचेज्ड अ हाउस ऑफ ₹28 lakhs एंड टेकन अ लोन ऑफ 21 lakhs फ्रॉम HDFC. उसने एक घर खरीदा 28 लाख रुपए का और उसके लिए उसने एक लोन लिया बाजार से HDFC से 21 लाख रुपए का. अब वो EMI पे कर रहा है मंथली 22,835. पोजेशन ऑफ द हाउस इज रिसीव्ड. करंट ईयर में आपको घर मिल गया है. ही हिमसेल्फ इज ऑक्यूपाइंग दिस हाउस. मतलब ये क्या है? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका एनुअल वैल्यू 0 है. लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो टोटल फुल ईयर में पे हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ है 55,037. सर इसका डिडक्शन इसे ATC में मिल जाएगा. और 2,18,983 से इंटरेस्ट मिला है और जो कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक के हिसाब से यही इंटरेस्ट अमाउंट उसने पे किया है. तो सर ये इसको 24B में सर मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 2 लाख. क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख का लॉस का लिमिट है फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. तो 2 लाख का तो इसे डिडक्शन मिल जाएगा 24B में और इसे 55,037 का डिडक्शन ATC में मिल जाएगा. अब आपको पूछा है he has 3 children studying in a Sandalwood International School. The following are the components of the school fees which is paid for this session 2021. सर कुछ याद आ रहा है? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का जो ट्यूशन फीस लगता है, उस स्कूल का जो ट्यूशन फीस लगता है तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन आपको ATC में अप टू 2 चिल्ड्रन का मिल जाता है. अप टू कोई भी 2 चिल्ड्रन का ATC में डिडक्शन मिल जाता है. सर एडमिशन फीस, बुक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कम्यूट कॉस्ट, एक्टिविटी फीस, ये सब आप भूल जाइए. ट्यूशन फीस का आपको डिडक्शन ATC में मिल जाता है. नेक्स्ट, उसने 5,000 इन्वेस्ट किया है HDFC का यूलिप प्लान में और LIC पॉलिसी लिया है अपने वाइफ के लिए 10,000. तो सर इसका भी उसको डिडक्शन ATC में मिल जाएगा. उसने 12,500 और 25,000 NPS का, वेरी गुड क्वेश्चन, टायर 1 अकाउंट और टायर 2 अकाउंट. तो गाइस NPS में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, ATC में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अमेंडमेंट आया था कि वो अगर NPS टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ATC में उसका डिडक्शन मिल जाएगा. बट टायर 1 अकाउंट जो है ये सर ATCC-D में कवर है, जहां पे जो कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन स्कीम में उनको ATCC-D में मिलेगा. अब आपको याद होगा तो ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1 शुड नॉट एक्सीड 1,50,000, ये ATCCE बोलता है. लेकिन और एक सेक्शन है ATCCD1B. सर यहाँ पे क्या मिलने वाला? बिकॉज सर हमको लग रहा है कि ATC में इतना डिडक्शन आ रहा है तो हमको लगता है 1.5 लाख क्रॉस कर सकता है. तो इसलिए मैं इसको सावधानी से आराम से ATCCD1B में 12,500 क्लेम कर लूंगा. सर ये टायर 2 अकाउंट का आपको डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा. वाओ, ही ऑल्सो डोनेटेड 50,000 इन PM केयर्स फंड. PM केयर्स फंड में डोनेट किया है, क्रिएटेड फॉर लीव फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया. सर ये आपको पता होगा ATG में अमेंडमेंट आया था कि कोविड-19 पैंडेमिक के रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था PM केयर्स फंड. इसको 100% के लिए डिडक्शन दिया गया है ATG में. देखो ये भी अमेंडमेंट है, 100% के लिए डिडक्शन दिया गया ATG में, तो ATG में इसको 100% क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा.
फिर आपसे पूछ रहा है ही हैज इन्वेस्टेड 40,000 इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ शक्तिमान पावर सोल्यूशन लिमिटेड ऑन 1 मार्च। वो शेयर खरीदता है 40,000 रुपए का 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी वो कितना शेयर खरीद रहा है, 200 शेयर खरीद रहा है 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से 40,000 रुपए में। लेकिन वो 100 शेयर बेच देता है 350 रुपए पर शेयर में, वो भी 1 नवंबर। यानी ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है और लिस्टेड शेयर्स में अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म रहता है। और एसटीटी बोथ पेड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज, यानी सर या 111A लगने वाला है, एसटीसीजी 111A 15% पे टैक्स लगेगा। 100 शेयर्स है और 350 माइनस 200, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 200, तो डिफरेंस कितना हुआ 150। तो 150 इंटू 100 विच गिव्स यू 15,000। तो 15,000 का आपका क्या आने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स होगा। सर मैंने तो पूरा सम पढ़ते पढ़ते आपके उस सम का क्या टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है, उस पर्टिकुलर डिटेल्स का क्या टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पर अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। बट मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में आपको मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पूछ देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। बिकॉज गाइज अब इतना बड़ा चीज है ना, कभी भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये एमसीक्यूज का एडवांटेज होता है। अब देखो मैं आपको खुद दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि बताओ अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। बस तो मुझे बताइए, क्या मुझे नीचे वाला पार्ट कैपिटल गेन, पीएम केयर्स फंड, ये 80C, ये हाउस प्रॉपर्टी, क्या मुझे देखना है? सर बिल्कुल भी नहीं देखना है। मेरे को सैलरी इनकम तक, मतलब आपको खाली यह जो टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल दिया हुआ है, आपको बस ये टेबल तक ही देखना पड़ेगा, ये टेबल तक ही आपको देखना पड़ेगा। एंड इसी के बाद आपको डीए का इंफॉर्मेशन दे दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन दे दिया, कंपनी ने 115 बीएसई को आप इंटीमेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये समझना है कि सर ये इंटीमेट कर दिया कि 115 बीएसई ऑप्ट करेगा, तो सर न्यू रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपको उसका सैलरी इनकम बताना है। आपको क्या बताना है कि इसका सैलरी इनकम कितना होगा फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ध्यान रहे यही पे अमेंडमेंट है, न्यू रेट ऑफ टैक्स ये बोल दिया, ये ऑप्ट कर रहा है 1115 बीएसई एज इंटीमेटेड टू द कंपनी, तो आपको न्यू रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू द सम्स, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स डू कि किस तरीके से अपने को ये वाला सम आगे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आराम से समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैलरी इनकम निकालना है। क्या निकालना है? सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या दिया है, बेसिक पे। तो बेसिक पे तो टैक्सेबल होगा, यस सर आप इसको टैक्स कर देंगे। फिर डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होगा, आप इसको टैक्स कर देंगे। हाउस रेंटल अलाउंस टैक्सेबल होगा। सर क्या आपको 1030A में एग्जेम्पशन मिलेगा? मिलता तो सर ही गाइज, लेकिन क्योंकि न्यू रेट में है तो उसको एग्जेम्पशन भी 1030A में नहीं मिलेगा। खैर इनफैक्ट इसके सब में रेंट पेड का भी कुछ बताया नहीं है कि इसने कोई रेंट पेमेंट किया है, तो हम लोग को एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे कोई बोला नहीं है डेफ है डम्ब है, तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन तभी मिलता है जब आप डेफ डम हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हो। तो इस समय बोला नहीं है कि आप डेफ डम हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, आपको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस फुल्ली पर्सनल है तो टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ध्यान से 1014 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू 2 चिल्ड्रन 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। बट क्योंकि अपने न्यू रेट ऑफ टैक्स में जा रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भी हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस तो टैक्सेबल होता है, ये बोनस टैक्सेबल होता है। सो अगर आप ध्यान से देखो, आपका सैलरी इनकम में, आपका सैलरी इनकम में फुल 16,53,210 ये आपका सैलरी में जुड़ने वाला है। ये आपका सैलरी में फुल 16,53,210 आपका सैलरी में जुड़ने वाला है। नेक्स्ट जो है, अब आप देखो और आप क्या क्या कमाए हो, और आप क्या क्या कमाओ। सर क्या बेसिक पे से कोई डिडक्शन मिलता है? नहीं। डीए से कोई डिडक्शन मिलता है? नहीं। एचआरए से मिलता है बट न्यू रेट है तो नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बट न्यू रेट है, तो अपने को सर ये डेफ डम है, ये डेफ हैंडीकैप्ड है भी नहीं, तो ऐसे ही फुल्ली टैक्सेबल है। पर्सनल फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन इसको एग्जेम्पशन मिलता है, बट आप क्योंकि न्यू रेट में हो ना तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्स कर दो, बोनस। तो सर मेरा टोटल तो ठीक है ना, मुझे टोटल करना नहीं पड़ा, मैंने स्मार्ट मेथड फॉलो किया 16,53,210। लेकिन इसमें लिखा है कि उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड इक्वल अमाउंट। तो सर यहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन
यहाँ पे अपने को एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड विच इज 1,14,132, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड विच इज 1,14,132, ये अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आई मीन टैक्स करना पड़ेगा। अब इसमें गाइज आपको 12% ऑफ सैलरी तक आपको क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो अब ये सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, याद है आपको, बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, कमीशन है नहीं तो बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट यहाँ पे नीचे नोट नंबर 2 में दिया कि डीए फॉर्मिंग पार्ट, तो 634,068, 6,34,68 में से आप ऐड कर दो डीए, that is 1,26,814 which is coming to 7,60,882। तो आपको 12% ऑफ 7,60,882 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसका 12% क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 91,306 आपको एग्जेम्पशन मिलना है। ये एग्जेम्पशन आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता इवन इन न्यू रेट ऑफ टैक्स। एग्जेम्पशन जो आपको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ के ऊपर मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता अंडर 16(1) अंडर न्यू रेट ऑफ टैक्स। तो खत्म हुआ। और कोई सैलरी इसको ऐड मिलने का है सर, और कोई सैलरी इसको ऐड मिलने का नहीं है। अब देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ तो गाइस 80C में ऐड होता है ना, अपने तो अभी क्या निकाल रहे हैं, अपने क्या निकाल रहे हैं बताओ, सैलरी निकाल रहे हैं। तो सैलरी निकालते समय बस सैलरी के पे कॉन्सेंट्रेट करो। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता बॉस, मिलता, बट आई एम सो सॉरी, आप अगर न्यू रेट में जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं ले सकते। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 आपको मिलता वो भी आप नहीं ले सकते क्योंकि आप न्यू रेट में जा रहे हो। तो देखो कितना इजी है, ना तो आपने प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया, ना तो आपने क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, आपने कुछ भी माइनस नहीं किया। समझ गए आप। तो मेरे को बताओ अभी तक आपका सैलरी इनकम कितना आ रहा है, 16,53,210 प्लस 1,14,132, दैट इज कमिंग टू 17,67,342। इसमें से मैंने एग्जेम्पशन माइनस कर दिया 91,306 विच इज कमिंग टू 16,76,036 रुपीज, 16,76,036 रुपीज, ये उसका सैलरी इनकम होना चाहिए अगर ये न्यू रेट ऑप्ट कर रहा है तो। और यहाँ पे बोल दिया कि इसने 115 BSc ऑप्ट किया है, तो आपसे पूछा क्या है, सैलरी इनकम बताइए। तो देखिए 16,76,036, द करेक्ट आंसर इज कमिंग टू सी, 16,76,036। राउंड ऑफ करके पूछा नहीं, राउंड ऑफ होता तो 16,76,040 रुपीज कर देते टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो करेक्ट आंसर क्या है, 16,76,036 रुपीज। बात समझ में आया। तो देखिए न्यू रेट था, ना तो डिडक्शन दिए, ना तो प्रोफेशनल टैक्स, ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ भी नहीं आपने डिडक्शन क्लेम किया। ऐसे कैसे आपने सैलरी इनकम निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय नोबिता लिमिटेड, कुछ याद आ रहा है, इनकम टैक्स काटा था, कुछ इनकम टैक्स काटा गया था, ये कंपनी ने इनकम टैक्स काटा था, नोबिता प्राइवेट लिमिटेड ने इनकम टैक्स कितना काटा गाइस, 2,32,830। क्योंकि मैंने इंटीमेट किया एज एन एम्प्लॉय कि मुझे न्यू रेट ऑफ टैक्स चाहिए, तो वो मेरा सैलरी इनकम निकाला होगा। सर क्या मैंने उसको अपना अदर डिक्लेरेशन दिया, क्या मैंने उसको 80C के बाद, या तो क्लियरली बोल दिया ना कि इसने कोई प्रूफ सबमिट किया नहीं है। सर अगर करता भी तो सर न्यू रेट ऑफ टैक्स में तो चैप्टर 6 से डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो यार क्लियर है एकदम कि 16,76,036 पे आप टैक्स निकाल लो, यही आपका टोटल इनकम है, यही आपका सैलरी इनकम है, तो आप इसी के हिसाब से टैक्स निकाल लो। यही क्या होने वाला है, टीडीएस कटने वाला है, जो कि एम्प्लॉयर आपका सैलरी पे काटेगा। पूछा क्या आपसे, वेदर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय नोबिता ऑन द सैलरी पे टू सार्थक बेस्ड ऑन द इंटीमेशन सबमिटेड बाय हिम, कि 115 BSc हम ऑप्ट कर रहे हैं, न्यू रेट ऑप्ट कर रहे हैं, तो हमको बताइए क्या ये टीडीएस जो डिडक्ट है करेक्ट है क्या। तो आपको बस पूछा क्या, येस द अमाउंट टीडीएस इज करेक्ट, नो द करेक्ट अमाउंट इज दिस, नो द करेक्ट अमाउंट इज दिस। तो आप टीडीएस निकालो, बेसिकली आपको टैक्स निकालना है। तो बताइए मेरे को 16,76,036 में टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 16,76,036 में टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। तो यहां पर निकाल लेते फटाफट, क्या दिक्कत है सर, टैक्स ऑन 16,76,036, ठीक है। तो इस पे टैक्स कितना आएगा, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। सर जैसे आपको मैंने एक तो सिखाया था, अगर आपको याद है,
मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट अगर आपको याद है कि 10 लाख तक के इनकम पे जो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स है वहां पे 1,12,500 फिक्स है। कैसे? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, दैट इज 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20%, दैट इज 1 लाख। तो 12,500 प्लस 1 लाख कितना? 1,12,500 फिक्स। वैसे ही न्यू रेट ऑफ टैक्स में भी अगर अपन जाते हैं तो अपना 15 लाख तक के इनकम पे 1,87,000 फिक्स्ड है। कितना है पता है? 1,87,000 फिक्स्ड है। ये याद रख लो, नहीं तो अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है ना, कैलकुलेशन में बहुत काम का चीज है, बहुत इजीली आता है। तो देखो अप टू 2.5 लाख आपका टैक्स क्या है? नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, तो पूरा मैथ्स है। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख के आपका टैक्स 5%, दैट इज 12,500। फिर हर 2.5 लाख पे आपका टैक्स 5%, आपका टैक्स 5 मतलब डबल होता रहेगा। क्या होगा? डबल। तो 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25% और फिर 30%। तो सर अगर मैथ्स आपका थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है, अगर 2.5 लाख पे 5% 12,500, तो उसका डबल कितना होगा? 25,000। उसका डबल कितना होगा? 25,000। फिर आप 12,500 12,500 12,500 आपका ऐड होता रहेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो 2.5 लाख पे 5% 12,500, फिर 2.5 लाख पे 10% 25,000, फिर 2.5 लाख पे 15% कितना? सेम सर। अगर आप देख रहे हो 5% बढ़े जा रहा है, तो मेरे को 12,500 तो बढ़ाना है ना। आपका 2.5 लाख पे तो 5% बढ़ रहा है, एडिशनल तो 2.5 लाख पे 5% बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2.5 से 2.5, नेक्स्ट 2.5 5%, फिर नेक्स्ट 2.5 5% और मतलब 10, फिर नेक्स्ट 2.5 5% और मतलब 15, फिर नेक्स्ट 2.5 5% और मतलब 25, फिर नेक्स्ट 2.5 5% और मतलब 25। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वैसे 37,500 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? 50,000। क्या हो जाएगा? 50,000। तो 2.5 लाख के ऊपर फिर से आप 25% निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 62,500। तो देखो 2.5 5 7.5 10 12.5 15, तो आपका अप टू, अगर आपका अप टू 15 लाख हम बात करें, तो आपका अप टू 15 लाख पे जो टैक्स आने वाला है वो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, इट इज कमिंग टू 1,87,500। आई बेग योर पार्डन, आपका 15 लाख पे टैक्स आ रहा है 1,87,500। एक बार फिर चेक कर लेते हैं गाइस। 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 गिव्स यू 1,87,500। आपका 15 लाख तक पे टैक्स हमेशा फ्रीज रहेगा न्यू रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से 1,87,500। फिर उसके अबव आप कितना इनकम कमाए हो? 167640। तो 167640 में मैं माइनस करने वाला हूं 15 लाख, मैं माइनस करने वाला हूं 15 लाख। तो 1676,040 माइनस 15 लाख आपका आता है 1,76,40। इसके ऊपर आपको 30% टैक्स निकालना है, विच इज कमिंग टू 52,812। तो मेरे को बताइए 1,87,500 तो फिक्स था 15 लाख तक पे, इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ा एक्सेस ओवर 15 लाख पे, तो विच इज कमिंग टू 52,812, राइट। तो ये आ रहा है आपका कितना? 2,93,124, राइट। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है? 4% सेस ऐड करना है, सेस ऐड करना मत भूलना। 2,93,124 पे अगर हम 4% सेस ऐड करते हैं तो आई एम गेटिंग 11,725। आई एम गेटिंग 11,725, ठीक है। तो 11,725 ये अपने किए, तो अपने को क्या मिल रहा है? अपने को क्या मिल रहा है एक बार देखते हैं। सो 12,500 हो गया प्लस 25,000 हो गया प्लस 37,500 हो गया प्लस 50,000 हो गया प्लस 62,500 हो गया, आपको मिल गया 1,87,500। इसके बाद आपने 52,812 ऐड किया। ओके आई एम सॉरी, आई थिंक एक छोटा सा एरर हो गया, ये होगा आपका 2,40,312। इसके ऊपर आप 4% सेस निकालोगे, वो आपको देगा 9,612, ठीक है। देखिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कैलकुलेशन क्या है, कम नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है न्यू रेट ऑफ टैक्स में, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका 9,612, ये क्या है आपका 9,612 सेस है, ठीक है, ये आपका 9,612 सेस है। तो 1,87,500 में मैंने 52,812 ऐड किया, तो मेरे को आ गया 2,40,312। इसके ऊपर मैंने 4% सेस ऐड किया, तो आई एम गेटिंग 2,49,924। आई एम गेटिंग 2,49,924। तो ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है। जो आप न्यू रेट ऑफ टैक्स में जाएंगे तो आपको 2,49,924, और अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो अपने को 2,49,920 गाइस टैक्स मिलने वाला है। 2,49,920 अपने को टैक्स मिलने वाला है। तो 2,49,924 आपका
टोटल टैक्स आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2,49,920। देखो कटा कितना, 2,32,000, यानी कम कटा है, कम कटा है, ज्यादा कटना चाहिए 2,49,920। ठीक है, तो चलो एक बार इसका देखते हैं कितना आ रहा है। वेदर टैक्स डिडक्टेड ऑन द सैलरी पेड टू सार्थक बेस्ड ऑन द मेजर इज करेक्ट, आंसर इज नो, करेक्ट तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 लाख, क्या दिया हुआ था, 2,49,920। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2,49,000, देखो कई ऑप्शन है क्या सर, सेकंड ऑप्शन ही है। नो, द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स इज 2,49,920। तो गाइज अगर आप ध्यान दे रहे हो कि आपको तो पूरा पूरा सम सॉल्व करना पड़ ही रहा है, एमसीक्यू तो बस नाम के आपको कुछ, आपको बेसिकली इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल्स, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, हाउ वेल हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व दी सम्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। इससे अपना 115 बीएससी एक तरीके से टैक्स लायबिलिटी अपने सीख लिए कि अपने कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं दिए तो अपना कितना टैक्स लायबिलिटी आता है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम विदाउट राउंडिंग ऑफ पूछा, बहुत ध्यान से। अब आपको टोटल इनकम पूछ लिया, एक बार में फायर कर दिया। देखो तुमने सैलरी इनकम निकाल लिया, लेकिन वो सैलरी इनकम तुम न्यू रेट ऑफ टैक्स से निकाले थे। अब देखो क्या बोला है, तुमको टोटल इनकम निकालना है ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूम दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर, ओ माय गॉड, अगर डज नॉट ऑप्ट होता है ना तो आपकी मेहनत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ऑप्ट होता है तो आप कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशन का चिंता नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको सारा डिडक्शन एग्जेम्पशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सैलरी इनकम तो देखो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन ये जो सैलरी इनकम हम लोग निकाले हैं 167640, ये न्यू रेट के हिसाब से निकाले। तो क्या दिक्कत है, न्यू रेट के हिसाब से जो सैलरी निकाले, अब आप जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं लिए थे ओल्ड रेट में, क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। तो 167640, बहुत ध्यान से 167640। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, कि आपका सैलरी इनकम आ रहा था 16,76,040 एंड दिस वाज एज पर न्यू प्रोविजंस, ठीक है, सेक्शन 115 बीसी। अब आपको इसमें करना क्या बता, आपको तो डिडक्शन ही देना है, अरे आपको तो एक डिडक्शन ही क्लेम करना है, एक्स्ट्रा जो आप क्लेम नहीं किए हो, ठीक है। तो 16,76,000 अगर मैं, अच्छा ये विदाउट राउंडिंग ऑफ पूछा है तो लेट्स डू वन थिंग, जो रियल अपना सैलरी इनकम आ रहा था ना वही अपने करते हैं, विच इज कमिंग टू 167636। तो एक काम करो उसको 36 कर दो, ठीक है, वरना आपको राउंड ऑफ वाला फिगर मिलेगा जो गलत हो जाएगा। तो 16,76,36 अपना न्यू रेट ऑफ टैक्स का इनकम आ रहा था। अब आप देखो हम लोग ने क्या क्या एग्जेम्पशन नहीं लिया सर। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे 100 रुपीज पर मंथ 2 चिल्ड्रन के हिसाब से 2400 का एग्जेम्पशन मिलता है, जो हम लोग ने क्लेम नहीं किया, हम लोग ने फुल्ली टैक्स कर दिया। अब क्योंकि विदाउट 115 बीएससी आपको इनकम निकालना है, तो मेरे को बताइए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो अपने एग्जेम्पशन फॉरगोन किया वो आपको क्या मिलने वाला है, सर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा विच इज कमिंग टू 2400। क्लियर है, 2400 का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 1014 में। फिर याद रखो प्रोफेशनल टैक्स का भी आपका पेमेंट हुआ है, आपने आपका सैलरी से कटा, मतलब आपने बेयर किया है, तो प्रोफेशनल टैक्स का भी 2400 रुपए का आपको डिडक्शन मिलने वाला है 16(1)(a) में। प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको 2400 का डिडक्शन मिलने वाला है। और सर ये तो हम कैसे बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो हमेशा मिलता है विच इज कमिंग टू 50,000। तो सर ये 3 डिडक्शन एग्जेम्पशन आपने फॉरगो किया है, तो 1676,036 में अपने 2400 माइनस किए, फिर 2400 माइनस किए और फिर लास्ट में 50,000 माइनस किए, तो अपना जो अब सैलरी इनकम बनता है इट्स 16,21,236 अपना। अब ये अगर अपने ओल्ड रेट ऑफ टैक्स फॉलो करते हैं, मतलब न्यू रेट फॉलो नहीं करते, तो अपना सैलरी इनकम आ रहा है 16,21,236, 16,21,236, ठीक है। तो 16,21,236 अपना सैलरी इनकम आ गया। अब देखिएगा इस ऊपर में ये टेबल वाला काम अपना खत्म हो चुका है, अब अपने को नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम देखने की, नेक्स्ट हेड क्या है अपना, क्योंकि अपने को टोटल इनकम पूछा है। तो गाइज डिडक्शन बाद में चेक करेंगे, डिडक्शन अभी चेक नहीं करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, देखिए आपने एक घर खरीदा है भैया, घर खरीदा है और वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू क्या होगा, 0, और आपने इसके लिए इंटरेस्ट भी पे किया 2,18,983। आपका मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा, 2 लाख, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आने वाला है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आने वाला है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने वाला है -2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने वाला है -2 लाख। तो 2 लाख का आपका एक लॉस है। क्या आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस आ रहा है, क्या आप इसको सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। एचपी लॉस कैन बी सेट ऑफ विद सैलरी इनकम मैक्सिमम 2 लाख। सर यार 2 लाख का ही तो लॉस है,
HP उससे ज़्यादा थोड़ी ना है, तो 2 लाख क्या पूरा सैलरी इनकम को एडजस्ट होगा? बिल्कुल एडजस्ट होगा, बिल्कुल एडजस्ट होगा। ठीक है, तो आपने HP भी कर लिया, सैलरी भी कर लिया। अब नेक्स्ट हेड क्या है देखिए सर, ये तो ATC ये सब है, अपने को सिर्फ देखना नहीं है, ये सब चैप्टर 6 से डिडक्शन, चैप्टर 6 से डिडक्शन। हाँ, लास्ट पॉइंट एक तो कैपिटल गेन का मिला था जो अपने निकाल लिए थे, उसी समय निकाल लिए थे। ये फायदा होता है कि सम पढ़ते पढ़ते तुरंत बगल में कैलकुलेशन कर लो उसका इनकम क्या है। 100 शेयर आपने 350 में बेचा है, 200 में खरीदा है, तो डिफरेंस है 150, तो 150 × 100 कितना? STCG कितना 111A में? STCG कितना 111A में? 15,000 रुपया। तो यहां पे अपने को STCG जो 111A में टैक्स होगा दैट विल बी 15,000 रुपीज। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो कितना आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लो कितना आ रहा है। 16,21,236 में से अपने 2 लाख का तो लॉस सेट ऑफ कर लेंगे HP के साथ, और STCG प्लस 15,000 जोड़ना है अपने को, तो विच इज कमिंग टू 14,36,236 विच इज कमिंग टू ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन गाइज आपसे पूछा क्या है, आपसे टोटल इनकम पूछा है, तो चैप्टर 6 से भी तो निकालना पड़ेगा, और चैप्टर 6 का डिडक्शन अपने को STCG के अगेंस्ट में नहीं मिलता है, अपने को पता है। अपने को जो डिडक्शन लेना है अपने सैलरी के अगेंस्ट में ही चैप्टर 6 का डिडक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 का डिडक्शन। अब स्टार्टिंग से देखो कि कौन कौन सा डिडक्शन, देखिए यही है तरीका करने का, जो रेलिवेंट चीज आप फॉलो करो एक स्टेप, वो स्टेप में जो भी रेलिवेंट डिटेल आपको चाहिए वो आपको निकालना पड़ेगा सम में कहां पर है। और तो हमें देखिए कोई इनकम हेड दिख नहीं रहा है, हमें जो चाहिए अब डिडक्शन चाहिए। तो डिडक्शन में पहला ही लाइन में है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, जो आप मार्क करके रखे हो ATC। तो ATC में आपको 1,14,132 रुपया, ATC में आपको 1,14,132 का पूरा जो एम्प्लॉय ने अपने PF में पैसा जमा किया है वो पूरा का पूरा उसको ATC में मिलने के लिए एलिजिबल है। हाँ सर, प्रोफेशनल टैक्स कर चुके, इनकम टैक्स का कुछ करना नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर चुके थे सैलरी में, DA का कुछ करना नहीं है। हाँ, 55,212 80D में डिडक्शन मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सीनियर सिटीजन है, आपके फादर पेरेंट्स है, तो इन दैट केस 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए 80C ये नहीं है, ये 50,000 है, तो यहां पर अपने को क्या करना है, 80D में अपने को यहां पर 50,000 का चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम करना है। नेक्स्ट देखो 80D हो गया। अब नेक्स्ट एक एक करके चलो। सर यहां पर मुझे बताइए इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको 24B में हमने 2 लाख तक का दिया है, जो बैलेंस 18,983 है उसका डिडक्शन हमने आपको नहीं दिया है। तो कुछ याद होगा आपको 80EA में भी आप अगर चाहे तो अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप खरीदे हैं उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 80EE में ले सकते हो, बट दैट इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। ठीक है, तो अभी एक बार अपने चलते हैं 80C में, एक बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना पेमेंट किया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए? सर आपने पेमेंट किया 55,037 रुपीज आपने पेमेंट किया, 55,037 रुपीज आपने पेमेंट किया। मेरे को बताइए 1,14,132, सर 55,037 भी आपको ATC में मिलेगा, बट ओवरऑल ATC का डिडक्शन 1,50,000 क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अब सोचो अगर आप 55,000 पूरा ले लोगे तो 1,14,000 में से 55,000 या 1,69,000, अरे भाई साहब ये तो 150 क्रॉस कर गया। तो बेसिकली ATC अल्टीमेटली अपने को ये क्लैरिटी चाहिए, अपने को शो नहीं करना एग्जामिनेशन में, अपने को एक क्लैरिटी चाहिए कि ATC जो होगा ना वो मैक्सिमम अगर इस केस में हो सकता है वो है 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप 55 ऐड करोगे तो एक्सीड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बना के यहाँ पे 150 लिख दिया। ये आप अपने माइंड में रखो कि 1,14,132 में हमने अगर 55,037 ऐड किया तो इट इज कमिंग टू 1,69,000 समथिंग रुपीज, जो अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 1,50,000 है। तो आपने इसका भी एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन ले लिया। सर अब ये भूल जाइए ट्यूशन फीस, क्योंकि ट्यूशन फीस ATC में ही आएगा, ATC का लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, आपको पूरा का पूरा डिडक्शन कहीं कुछ नहीं मिलने वाला इन दिस केस। फिर देखिए ये भी भूल जाइए सर, LIC पॉलिसी, ULIP ये सब भूल जाइए, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। LIC पॉलिसी ऑलरेडी 1.5 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF ले लिए, इधर आप चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, बात बराबर है। आप देखो 1.5 लाख से एक्सीड करेगा ही करेगा आपका, तो इन एनी केस 1.5 लाख से ज्यादा आप चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं ले सकते। ही इन्वेस्टेड 12,500 इन NPS टायर 1 अकाउंट। तो गाइज NPS भी ATCCD में आता है, बट ATCCD 1
खाली रेस्ट्रिक्ट करता है ओवरऑल 1.5 लाख को, लेकिन हम एडिशनल डिडक्शन 80 1B में भी ले सकते हैं। हम एडिशनल डिडक्शन 80 1B में भी ले सकते हैं, विच इज कमिंग टू हाउ मच, विच इज कमिंग टू कितना है 12,500 ना। एनपीएस टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट 80 1B में कवर्ड नहीं है, अपने को 12,500 का डिडक्शन यहां पर मिला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने 12,500 का यहां पर डिडक्शन क्लेम कर लिए, ठीक है। और कुछ है सर इसमें, और कुछ है क्या? हाँ, कैसे नहीं है, एटीजी का डोनेशन है। एटीजी में 100% आपको विदाउट एनी सीलिंग लिमिट पीएम केयर्स फंड में कोविड रिलीफ के लिए आपको अलाउ किया गया था 50,000, तो एटीजी में आप यहां क्लेम कर लिए कितना 50,000। तो गाइज अगर आप ध्यान देंगे हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे डिडक्शंस कवर कर लिया है। चैप्टर 6 में जो मिलना चाहिए था 80C में, 80D में, 80CCD 1B में और 80G में, तो 50,000 का आपको 80G भी मिल गया। और कुछ है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। तो फाइनल इनकम निकालो, देखो इनकम कितना आ रहा है। जीटीआई आपका 14,36,236 था, इसमें से आपने 1.5 लाख को माइनस किया, 80D में 50,000 माइनस किया, 80CCD 1B में 12,500 माइनस किया, फिर 80G में आपने 50,000 माइनस किया, तो इट इज कमिंग टू 11 लाख, इट इज कमिंग टू 11,73,736। राउंड ऑफ करेंगे तो 11,73,740 आ जाएगा। बट अपने को तो राउंड ऑफ के बिना पूछा है, अपना टोटल इनकम कितना आ रहा है पता है? अपना टोटल इनकम अगर वो 115 BSE ऑप्ट नहीं करे तो अपना टोटल इनकम आ रहा है 11,73,736। तो देखो क्या आ रहा है, देखो व्हाट वुड बी द टोटल इनकम, what would be the total income without rounding off of Ram assuming he does not opt, तो कितना रहा था 11,73,736, तो 11,73,736 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में टिक लगा के आ जाएंगे। देखिए कितना टफ है, टफ मतलब टफ नहीं है, सब चीज बहुत ध्यान से इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ेगा, अल्टीमेटली टिकी टिकी खेलना है। तो इससे ये मत सोचना कि देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई आया आरटीपी में 21 टर्म में, दैट्स व्हाई आई वाज वरीड एंड आई थॉट दैट आपको एक बार करवाना चाहिए सम, ये सम डेफिनेटली बनता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है, फिर अपना ये वीडियो खत्म होगा, फर्स्ट पार्ट अपने खत्म कर देंगे। यहां आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सार्थक इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BSE। गाइस देखिए यहां से आपसे इनकम निकलवा लिया, आप निकाले ना 11,76,736 से, तो इनकम ही तो निकाले आप, अज्यूमिंग कि वो 115 BSE ऑप्ट नहीं करा। आपसे पूछा बताओ अगर वो नहीं 115 BSE ऑप्ट करता तो उसका टैक्स क्या आता? यार इसी का तो टैक्स पूछ रहा है आपसे, 11,76,736 आपका टोटल इनकम आ रहा है, इसी का तो आपसे टैक्स पूछ रहा है। अब आप देखो 11,73,736 जो आपने टोटल इनकम निकाला है, अब मुझे बताइए गाइस प्लीज मुझे बताइए सर इसमें कोई स्पेशल वाली इनकम है क्या? सर स्पेशल वाली इनकम बस एक ही है, STCG 111 वाला, एक यही STCG 111 वाला जहां पे आपको 15% टैक्स देना है, क्योंकि 111 में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। बाद बाकी जो भी नॉर्म, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने के इंटेंशन से फिर से कैलकुलेट करवा रहा हूं। 16,21,236 हमारा क्या था? सैलरी इनकम एज पर ओल्ड प्रोविजंस। अपने लॉस यही से सेटअप कर लिए 2 लाख रुपया। अपने को पता है STCG के अगेंस्ट में अपने को चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता नहीं है, तो अपने 14,21,236 जो है 14,21 मतलब STCG को छोड़ के कितना अमाउंट आ रहा है गेन इनकम 14,21,226। इसमें से अब ये सारा चैप्टर 6A का डिडक्शन माइनस करो, दैट इज 1,50,50 कितना 2 लाख, 2 लाख प्लस 50 कितना 2,50,000 और 12,500 तो माइनस 2,62,500 विच इज कमिंग टू 11,58,736। यानी सर 11,58,736 अगर मैं बाइफरकेशन करना चाहूं, अगर मैं बाइफरकेशन करूं 11,58,736 और STCG मेरा इनकम आ रहा है 15,000। आप देखो टोटल आपको अगर आप इसमें 15,000 जोड़ दो तो आपको यही मिलने वाला है 11,73,736। तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, वो टोटल इनकम में से STCG हटाएगा और बैलेंस अदर इनकम निकाल लेगा, क्योंकि STCG में 111 लगेगा, ये 15% पे ही टैक्स होगा और 11,73,736 जो है यहां पे आपका नॉर्मल रेट लगेगा। तो देखिए 15,000 पे आप 15% निकाल लिए, तो 15,000 पे 15% अगर हम निकाला तो मेरा आया आंसर 2250, मेरा आया आंसर 2250। अब मेरे को क्या करना है 11,58,736 पे हमको ओल्ड रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। तो 11,58,736 में 10 लाख तो माइनस कर दिए, बिकॉज 10 लाख में तो आपको याद है 1,12,500 फिक्स्ड टैक्स लगेगा, तो 10 लाख माइनस किए तो 1,58,736 आया। इस पे अपने को 30% करना है, विच इज कमिंग टू हाउ मच
विच इज कमिंग टू 47621। इसमें अपने को 1,12,500 ऐड करना है। 4,47,621 इसमें अपने को 1,12,500 ऐड करना है, विच इज कमिंग टू 1,60,121 विच इज कमिंग टू 1,60,121। और यहाँ पे अपना STCG में टैक्स आ रहा है 2250, तो इट इज कमिंग टू 1,62,371। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4% सेस जोड़ना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4% सेस जोड़ना है। और सेस जोड़ने के बाद 1,68,866 रुपीज, 1,68,866 रुपीज आपका सेस जोड़ने के बाद आ रहा है। तो गाइस जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका 1,68,870 इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अगर आप ओल्ड रेट ऑप्ट करते हो विदाउट एनी डाउट आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा 1,68,870, तो करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर होगा 1,68,870। वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज भी हो गए, आप चैप्टर 6 से भी सीख लिए, आप न्यू रेट भी सीख लिए, ओल्ड रेट भी सीख लिए। लास्ट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से। अज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस स्टडी का। अज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन ओनली, खाली इसी क्वेश्चन को आप एक बार इसी क्वेश्चन के पर्पस के लिए सोचो कि नो कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय मिस्टर सार्थक एंड इज एम्प्लॉयर टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। ओ मतलब मान लो कि एम्प्लॉयर ने भी और एम्प्लॉय ने भी पीएफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। मतलब गाइस सिंपल सा बात है, आपको बोल रहा है कि देखो ये जो सम है ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन एक बार इग्नोर कर दो। इस सम में जो पीएफ कंट्रीब्यूशन आपको मिला है, आपने दिया है, उसको इग्नोर कर दो। ना तो एम्प्लॉयर पीएफ दिया है कंट्रीब्यूट किया, ना तो आप पीएफ कंट्रीब्यूट किया। ठीक है चलो ये तो हम समझ गए। आगे पूछा क्या है, ये दिमाग में, व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल टू मिस्टर सार्थक अंडर चैप्टर 6 से फॉर दिस प्रीवियस ईयर इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 5। ऑब्वियसली वो ऑप्ट नहीं करेगा तभी जाके उसको डिडक्शन मिलने वाला, अगर वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं किया है। सर इसका मतलब, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए, लेकिन आप स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे तभी आएगा। आपको बोला है कि देखो तुमको खाली सेम सम का क्वेश्चन का आंसर देना है। तुमने चैप्टर 6 से का डिडक्शन देखो कहीं निकाला है क्या? हाँ सर अपने तो चैप्टर 6 से का डिडक्शन यहां लेके बैठे हैं। तो हमें फिर से क्यों पूछ रहा है? फिर से इसलिए पूछ रहा है कि तुमको बोल रहा है कि देखो जो 1,14,132 है ना, एक बार मान के चलो कि वो नहीं है, एक बार मान के चलो कि वो नहीं है, अब तुम डिडक्शन बताओ। तो बताओ मेरे को 80D में कुछ फर्क आएगा? नहीं। 80CCD 1B में कोई फर्क आएगा? नहीं। 80G में कुछ फर्क आएगा? नहीं। तो फर्क किस में आएगा? 80C में फर्क आएगा। देखिए अगर आप थोड़ा माइंडफुली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ चेंज हुआ है, यानी खाली 80C में फर्क आएगा। 80D 80CCD 1B और 80G में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप 80C अब चेक करो कि मेरा 80C का लिमिट क्या होगा अगर मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ चला जाता है। ये चला गया 1,14,132 चला गया, लेकिन गाइस और क्या 80C में? चलो 80D में कुछ करना नहीं है अपने को, 80D में कुछ करना नहीं है सर। ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 55,037 मुझे मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 55,037 रुपीज मुझे मिलेगा। तो मैं ये क्या करता हूं, मैं एक बार उसको यहां लिख लेता हूं कि हाँ मेरा 55,037 80C का लिमिट फिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 55,037 का मैंने हाउस का मैंने ले लिया। 55 देखो 55,037 का मैंने हाउस का प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन 80C में ले लिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले टाइम में आपने ये पूरा इग्नोर कर दिया था क्योंकि आपका 80C का लिमिट एग्जॉस्ट हो गया था। अब ये चिल्ड्रन के लिए आपने ट्यूशन फीस दिया है, चाइल्ड 1 30,000, चाइल्ड 2 37 और चाइल्ड 3 40। कहीं बोला नहीं है कि तुम कम चाइल्ड का लोगे, हमको मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मिलेगा। तो मैं ऑब्वियसली किसका लेना चाहूंगा? चाइल्ड 2 का लेना चाहूंगा और चाइल्ड 3 का लेना चाहूंगा, जिसका मेरे को टोटल ट्यूशन फीस का डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 77,000 का मेरे को टोटल डिडक्शन मिल जाएगा गाइस। ये तो 80C आपको मिलेगा ना, इसमें और कोई खर्चा नहीं मिलेगा आपको, खाली ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है। तो 40 + 37 मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मिलेगा, तो 40 + 37 विच इज 77। तो यहां पर आपको 77 और ऐड करना पड़ेगा 80C में। देखो 1,14,000 इग्नोर करने बोला है, तो आपको 77,000 मिल जाएगा। अब आप एक बार चेक करो 55,087 रुपीज प्लस 77,000 अपना कितना आ रहा है? 1,32,87 आ रहा है।
ठीक है। 1,32,87 इतना अपना एटीसी अभी तक आ रहा है। और देखो आगे कुछ मिलेगा। हाँ, आपने अपनी वाइफ के लिए एलआईसी पॉलिसी लिया था 10,000, इसका आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। आपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया है एचडीएफसी का, इसका भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। 5,000 प्लस एलआईसी प्रीमियम अपने वाइफ के लिए आपने प्रीमियम पे किया 10,000, तो आपको 15,000 का भी एटीसी मिलने वाला है गाइस। आपको 15,000 का भी एटीसी मिलने वाला है। आपने सर पिछले बार इसलिए नहीं लिया, लेना क्या आपने लिया बट रेस्ट्रिक्ट हो गया, 1.5 लाख से ज्यादा आप ले नहीं पाए। लेकिन आप देखो एक मेजर चंक हटा दिया, 1,14,132 हटा दिया। अब आपसे सुचवार है कि देखो बाकी सेक्शन में भी मिल सकता है क्या, सोचो। हाँ 15,000 मिल सकता है, 55,087 मिल सकता है और 77,000 भी मिल सकता है। तो एक बार मैं 15,000 ऐड कर देता हूं, मैं 15,000 ऐड कर देता हूं, मेरा आंसर आ रहा है 147,87। लेकिन एक बार पूरा क्वेश्चन देखो सर, 12,500 तो 80 सीसीडी 1B में मिला। अब 25,000 टायर 2 अकाउंट मिलता अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं तो एटीसी इसके लिए नहीं है। टायर 2 अकाउंट के लिए जो है एनपीएस एटीसी मिलता है, बट खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है, एटीजी कुछ नहीं मिलने वाला। सर बात खत्म। चैप्टर 6 से में यही 3 मिलेगा, एटीसी आपका 15,000, 55,000, 87 और 77। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ देखिए मेरा गाइस, 147,087। क्या ये 1.5 लाख से कम है? हाँ ये 1.5 लाख से कम है। तो आपको मैक्सिमम चैप्टर 6 में एटीसी कितना मिलने वाला है? 1,47,87 आपको चैप्टर 6 में मिलने वाला है, 1.5 लाख नहीं मिलने वाला आपको। तो आप 1,47,87 एटीसी में अगर क्लेम करते हो तो बाकी सारे डिडक्शंस को जोड़ दो। बाकी एटीडी में कितना क्लेम करो? सेम 50। एटीसीटी 1B में कितना क्लेम करो? सेम 12,500। एटीजे में कितना क्लेम करो? सेम 50,000। तो करेक्ट आंसर अगर मैं चैप्टर 6 से मैं वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हटा दूं तो मेरा 2,59,587 मेरा करेक्ट आंसर आएगा। 2,59,587 मेरा करेक्ट आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए आपको आंसर मिल रहा है क्या इसमें? 2,59,000, 2 लाख। एक बार चेक कर लो गाइस। आई थिंक एक जगह कितना था उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट, 55,037 था। ओके तो 37 कर दो, मैंने 8 पकड़ लिया बोल से, मेरा हैंडराइटिंग मिस्टेक हो गया। ये 147,37 होगा। 1,500 प्लस 55,037 प्लस 77,000 गिव्स यू 1,33,000। एक मिनट, 15,000 प्लस 55,037 प्लस 77,000 गिव्स मी 1,47,37 होगा ये। तो 1,47,37 में मैं 50,000 ऐड किया, 12,500 ऐड किया और 50,000 ऐड किया, तो इट्स कमिंग टू 2,59,537। ठीक है, वो 87 की जगह 37 करना है, तो 2,59,537। तो मेरे पास देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2,59,537 करेक्ट ऑप्शन ये है। तो 5 सवाल हमने किया है, बट ये माइंड ब्लोइंग सवाल है गाइस। मतलब इतना अच्छा सवाल इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में 21 में दिया, इसलिए मैं सोचा तुरंत आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए और आपके साथ न्यू रेट ऑफ टैक्स का सम्स डिस्कस किया जाए, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि न्यू रेट ऑफ टैक्स और ओल्ड रेट ऑफ टैक्स में कैसे आपको सम्स के बीच में ब्रिज करना है। सर पहले न्यू रेट लगा लो, न्यू रेट के हिसाब से कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन मत लो जो न्यू रेट में नहीं मिलता, उसके बाद जो आपने नहीं लिया उसको माइनस कर दो लास्ट में, ताकि आपको ओल्ड रेट के हिसाब से इनकम आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आप अच्छे से सेटिस्फाइड हो। 45 मिनट जरूर लगा बट पूरा सम अच्छे से सॉल्व किए। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि मैं मोटिवेटेड हूं और आपके लिए और वीडियो बनाऊं। आरटीपी में 21 में और भी रेसिडेंशियल स्टेटस के भी अमेंडमेंट्स है, नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करना। वेरी सून आई एम गोइंग टू रिलीज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।